नमस्कार, मैं हूं करमवीर और आप देख रहे हैं फॉलो अप। आज बात करते हैं मां गंगा और उनके आधुनिक पुत्र प्रधानमंत्री मोदी की। प्रधानमंत्री मोदी ने शुक्रवार को सबसे लंबे नदी क्रूज एमवी गंगा विलास का वर्चुअल उद्घाटन किया था। पीएम ने अपने संबोधन में अरसे बाद मां गंगा का जिक्र करते हुए कहा कि आज़ादी के बाद गंगा किनारे की पूरी पट्टी विकास से दूर रही। उसकी तस्वीर बदलने के लिए नमामि गंगे के माध्यम से गंगा की निर्मलता के लिए काम किया है। अर्थ गंगा अभियान को नई ताकत देगा। आने वाले वर्षों में भारत जलमार्ग, रेल मार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग का आधुनिक नेटवर्क बनेगा। आप याद कीजिए, साल 2014 को बनारस से बतौर लोकसभा प्रत्याशी नरेंद्र मोदी के मंचीय भाषण को। तब उन्होंने अपने अंदाज में कहा था कि मैं आया नहीं हूँ, मुझे माँ गंगा ने बुलाया है। बहरहाल, यह तो माँ गंगा और उनके पीएम मोदी के बीच भावनात्मक मामला है, लेकिन देखने वाली बात यह है कि क्या माँ गंगा ने उन्हें बिलास गंगा को चलाने के लिए बुलाया था या फिर अपने तटों की शुद्ध बुद्ध लेने के लिए भी बुलाया था। बहरहाल, अब आते हैं प्रधानमंत्री के भाषण पर। प्रधानमंत्री जिस नमामि गंगे का जिक्र कर रहे थे, उसी माँ गंगा को लेकर भारत सरकार की गंभीरता का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि पीएम मोदी की अध्यक्षता वाली राष्ट्रीय गंगा परिषद की बीते साल 2021 तक केवल एक बैठक हुई है, जबकि नियमानुसार इसे साल में एक बार होना चाहिए था। अब जिक्र करते हैं गंगा के लिए जारी बजट की। साल 2014-15 में ही मोदी सरकार ने स्वच्छ गंगा निधि यानी कि CGF को स्थापित किया, जो एक ट्रस्ट के माध्यम से चलती है। एक मीडिया संस्थान को सूचना के अधिकार RTI के तहत मिली जानकारी के मुताबिक 31 मार्च 2022 तक इस निधि में मिली राशि में से सरकार महज 27% ही खर्च कर पाई है। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के मुताबिक CGF को वित्त वर्ष 2014-15 से लेकर 2021-22 तक 595.44 करोड़ रुपए प्राप्त हुए, जिसमें से सरकार अब तक सिर्फ 161.52 करोड़ रुपए ही खर्च कर पाई है। इस राशि का खर्च ब्यौरा देखेंगे तो समझ आएगा कि 7 साल बाद भी इस राशि का बमुश्किल 40% गंगा पर खर्च हो पाया है। इसमें भी ज़्यादातर बजट घाट बनाने और नए निर्माण कार्य पर खर्च हुआ है। साल दर साल का आंकड़ा देखें तो खुद सरकार ने ही नमामि गंगे को जारी किए जाने वाले फंड में भारी कटौती भी की है। उन्हें भी अंदाजा हो रहा है कि पैसे से गंगा साफ नहीं की जा सकती। पानी की तरह बहाया गया पैसा भी पानी नहीं बना सकता। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में जिस जल, रेल और राजमार्ग नेटवर्क का जिक्र किया है, उसका एक छोटा लेकिन दुखद नमूना इन दिनों जोशीमठ से लेकर कर्णप्रयाग तक आसानी से महसूस किया जा सकता है। इसके बारे में अरसे पहले आमरण अनशन पर बैठे दिवंगत प्रोफेसर GD अग्रवाल ने गंगा परियोजनाओं पर सवाल उठाते हुए किया था। दिवंगत पर्यावरणविद प्रोफेसर अग्रवाल नरेंद्र मोदी को लिखे अपने पत्रों में ये सवाल उठाते रहे थे कि सरकार द्वारा गंगा सफाई के लिए जिन परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है, वो कारपोरेट सेक्टर और व्यापारिक घरानों के फायदे के लिए है, गंगा को अविरल बनाने के लिए ही नहीं। 112 दिनों तक आमरण अनशन पर रहे प्रोफेसर अग्रवाल ने गंगा सफाई को लेकर नरेंद्र मोदी को 3 बार पत्र लिखा था। हालांकि उन्होंने किसी भी पत्र का जवाब नहीं दिया। इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ गोमती एक्शन परिवार के महासचिव तथा लंबे समय तक गंगा तट, हरिद्वार व ऋषिकेश के प्रसिद्ध आश्रमों के निदेशक रहे राम महेश मिश्र हैं। इन्हें गंगा स्वच्छता पर केंद्र सरकार तक समन्वय का लंबा अनुभव रहा है। नमस्कार राम महेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है फॉलो अप में। धन्यवाद। हमारे दर्शकों को भी कि गंगा की स्वच्छता पर दशकों से हो रहे जो सरकारी प्रयास हैं, आखिर वो सफल क्यों नहीं हो पा रहे हैं? इसके पीछे की वजहें क्या हैं? देखिए, संकल्प का अभाव, जो एक दृढ़ता होती है की दृढ़ संकल्प, उसका अभाव जी। हमने नदियों की उपेक्षा आजादी के बाद खूब की। आजादी के पहले इतनी उपेक्षा हमारी नदियों की नहीं थी जी। तीसरी बात, लालच, कमा लें, ज्यादा से ज्यादा कमा लें। आरोप लगते हैं, मैं ऋषिकेश हरिद्वार में रहा हूं, आरोप लगते रहे हैं कि जो STP आदि है ना जी, हमारे यहाँ लखनऊ में भी गोमती पर STP बने हैं जी। STP या तो खराब रहते हैं और अच्छे रहते हैं, तो लोग कहते हैं तेल पी जाते हैं जी, कि तेल चलाना न पड़े और तेल बच गया और रात में अंधेरे में गंदा सब गंगा जी में छोड़ दिया। ऋषिकेश में आरोप लगते थे, अखबारों में खबरें आती थी जी। तो मैं समझता हूं जो ये सवाल आपने किया, ये एक बड़ा कारण है। जी।
हमारा दृढ़ संकल्प हो, हमारी सरकार और जनता, जी सरकार की राजनीतिक इच्छा शक्ति और जनता की दृढ़ता कि हमें गंगा माँ को पवित्र करना है, गंगा माँ और नदियों को भी। तो मिश्रा जी, आपको क्या लगता है कि जो गंगा की मौजूदा स्थिति है उस पर प्रधानमंत्री जी मोदी भी गंभीर है, जो 5 राज्य हैं जहां से गंगा होके बहती है उन राज्यों के मुखिया भी गंभीर हैं, बावजूद इसके जी क्या जी कारण लगता है आपको कि गंगा स्वच्छ नहीं हो पा रही है, निर्मल नहीं हो पा रही है, अविरल नहीं हो पा रही? देखिए, सरकारों की, केंद्र सरकार और राज्य सरकारें, जी हम पिछले 15-20 वर्षों में सरकारों की स्थिति को अगर देखें जी तो केंद्र में किसी की सरकार है, राज्यों में किसी की सरकार है, हो या एनडीए की सरकार, ये एक समस्या सदैव रही है। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों सभी में तालमेल बहुत आवश्यक होगा, तभी बात बनेगी। जी जी, बिल्कुल आपने जनता, सही कहा। बिल्कुल, जनता उसके लिए दबाव बनाए, जी जागरूक दोनों को होना होगा। जैसे मैं उदाहरण दूं, टेम्स नदी जी ब्रिटेन की, जी वहां सरकार की राजनीतिक इच्छा शक्ति और जनता की एक दृढ़ता, संकल्प, उन्होंने उस टेम्स नदी को पवित्र बना डाला। कहीं पार्लियामेंट होती थी, पार्लियामेंट को सिर्फ पड़ा था, जी इतनी बदबू टेम्स नदी से आती थी। एक बहुत बड़ी घटना है कि पार्लियामेंट शिफ्ट करनी पड़े किसी नदी की के प्रदूषण के कारण। जी और आज टेम्स नदी बिल्कुल स्वच्छ है, शुद्ध है, सदा नीरा है, निर्मल है, सजल है। लेकिन हमारे यहाँ उसका खूब अभाव दिखता है। जी हमारी मानसिकता हो गई गटर मान लेने की जी। नदियों के प्रति। ये एक बड़ा कारण है। जैसा कि हमें जानकारी है कि आप गोमती एक्शन परिवार के महासचिव भी हैं, तो अगर बात जी गोमती की करें तो गंगा की एक सहायक नदी के रूप में गोमती को जाना जाता है। आपका क्या मानना है कि गोमती की जी, सफाई के लिए और क्या प्रयास होने चाहिए सरकार को? आप क्या सुझाव देना चाहेंगे जिससे गंगा भी प्रदूषण मुक्त हो और गोमती भी? किसी भी नदी की बात करें, बात वही लागू होती है। बात किसी भी नदी की हो, गंगा हो या गोमती, सिद्धांत वही लागू होते हैं। जनता को, सरकार को दोनों संकल्पित होना होगा। हम कहते हैं कि मंदिर का पुष्प न जाए, पुष्प से कितनी गंदगी होती होगी, नहीं होती होगी, वैज्ञानिक तथ्य जाने। जी लेकिन हमारे अनेक मंदिरों ने प्रयास किया। हमने गोमती में ही हनुमान जी का जो मंदिर है, बहुत भारी संख्या में पुष्प निकलते हैं, वहां खाद बनाने की प्रक्रिया चल पड़ी कई वर्षों से। जी ये तो हम कर लेंगे, लेकिन कहीं पर फैक्ट्री का पूरा एक गंदा सब गिर रहा है। गंगा जी को जैसे लें, गंगा जी को पाट डाला विभिन्न परियोजनाओं से बिजली बनाने के लिए। जी। तो मिश्रा जी, एक सवाल था कि जैसा जी कि अभी आप पिछले दिनों देख रहे होंगे कि जोशीमठ इस समय भूस्खलन की आपदा से ग्रस्त है। जी पिछले कुछ साल पहले एक प्रोफेसर जीडी अग्रवाल हुआ करते थे, जो जी जी 112 दिन के अनशन के बाद वो दिवंगत हुए थे। जी उन्हें जी प्रधानमंत्री मोदी को 3 बार पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने कुछ सुझाव दिए थे। उन सुझाव में एक ये जी भी था कि जो बड़ी परियोजनाएं हैं उन पे रोक लगाई जाए। आपको क्या जी लगता है जोशीमठ, कर्णप्रयाग या नैनीताल में जो भी समस्याएं खड़ी हो रही हैं या आने वाले दिनों में खड़ी होंगी, जी उनमें इन परियोजनाओं का कितना योगदान है? पूरा पूरा योगदान है। अभी कल ही हम लोग अध्ययन कर रहे थे, जी टेलीविजन चैनल पर भी प्रोग्राम चल रहा था। 1976 में हमारे वैज्ञानिकों ने, उस समय उत्तर प्रदेश में ही उत्तराखंड क्षेत्र आता था जोशीमठ, जी एक मिश्रा कमेटी बनाई थी। और जी मिश्रा कमेटी की रिकमेंडेशंस थी, धूल फांकती रही। उसका दंड मिला है जोशीमठ को। जी वहां कहा गया था कि ये जो बाद में जो जोशीमठ और उस क्षेत्र में विकास के कार्य हुए, इनको न किया जाए। जोशीमठ इस प्रकार की जमीन पर बना हुआ है कि अगर ये इस प्रकार की परियोजनाएं लाई गई, विकास का जो अव्यवस्थित ढांचा लाया गया, तो जोशीमठ चौपट होगा। उस समय उन्होंने कहा था, साफ साफ वार्निंग दी थी। जी लेकिन दुख यह है कि हम समझते नहीं क्या करें। उत्तर प्रदेश सरकार का भूतत्व और खनन विभाग है, यहाँ एक संयुक्त निदेशक होते थे डॉक्टर सुरेश चंद्र ब्रह्मचारी। उन्होंने एक बार हमारे आवास पर आकर बताया था, जहाँ से मैं बात कर रहा हूँ भाग्योदय कार्यालय से, जी
उन्होंने वाराणसी की गंगा के तट के लिए कुछ आगाह किया था, पूरी रिपोर्ट दी थी, चीफ सेक्रेटरी साहब के भी पास जाकर के उन्होंने कहा था जी। लेकिन सुनवाई नहीं हुई। वो कह रहे थे मिश्रा जी कभी कुछ भी नहीं हुआ। और कभी आप बात करें ब्रह्मचारी जी से कि क्या खतरे बताए थे काशी के लिए, उन्होंने काशी के गंगा घाट के लिए जी। वाराणसी के लिए जी। लेकिन मुश्किल क्या होता है उस पर ना राजनेता हमारे ध्यान देते हैं, ना हमारे प्रशासक लोग ध्यान देते हैं। तो वैज्ञानिकों के साथ पूरा तालमेल बैठाना होगा, उनकी राय को महत्व देना पड़ेगा हमारी सरकारों को। बहुत बहुत धन्यवाद मिश्रा जी आपको हमसे जुड़ने के लिए। अब बात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में गंगा की निर्मलता की करते हैं। हालांकि सीएम योगी ने गंगा सफाई अभियान में व्यक्तिगत रुचि लेते हुए तमाम प्रयास जरूर किए, लेकिन उनकी तमाम कोशिशों पर अफसरशाही हावी हो जाती है। यही वजह है कि मुख्यमंत्री ने बनारस के इसी कार्यक्रम में कहा कि 8 वर्षों में मां गंगा का जल आचमन और स्नान योग्य हो गया है। पता नहीं उनके अधिकारी कोर्ट की कार्रवाई और फटकार की जानकारी उन्हें कितनी और कैसे देते हैं, लेकिन शायद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक यह बात नहीं पहुंची कि कुछ दिन पहले ही हाई कोर्ट ने सुनवाई के दौरान माना है कि गंगा प्रदूषण मुक्त करने के काम में तमाम विभागों में तालमेल का अभाव है। हाई कोर्ट को यहाँ तक कहना पड़ा कि रिपोर्ट बहुत अच्छी है, लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ और दिखाई दे रही है। रिपोर्ट में नाले टैप हैं, गंगा का पानी गंदे नाले से बिल्कुल मुक्त हो चुका है, लेकिन गंगा का प्रदूषण खत्म नहीं हो रहा। ऐसे में बड़ा सवाल है कि गंगा सफाई को लेकर सच क्या है। अब ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि उच्च न्यायालय में अगले 19 जनवरी की सुनवाई में योगी सरकार मां गंगा की अविरलता और निर्मलता का कौन सा जादुई ताना बाना दिखाती है, जिससे सीएम योगी के आचमन और स्नान योग्य गंगा जल वाले दावे को थोड़ा बहुत बल मिल सके। धन्यवाद।